नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो यूपी मुख्य सेविका एग्जाम प्रिपरेशन के लिए क्लास 31 है, वन लाइनर क्लासेस स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, शिशु के उचित पोषण के लिए किस वसीय अम्ल की अधिक आवश्यकता होती है। ऐसे तो कई वसीय अम्लों की आवश्यकता होती है, लेकिन किस वसीय अम्ल की अधिक आवश्यकता होगी। आपसे 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें से आपको देखना रहेगा कि लिनोकोलिक अम्ल की अधिक आवश्यकता होती है। लिनोकोलिक अम्ल। शिशु के मस्तिष्क के विकास के लिए किस अम्ल की आवश्यकता होती है। अभी ये हालिया रिसर्च में इस चीज़ की आवश्यकता बताई गई है कि शिशु के मस्तिष्क के विकास के लिए एरेकिडोनिक अम्ल और डीएचए डोकोसा हेक्सोनोइक अम्ल की आवश्यकता पर बल दिया गया है। और आप सभी जानते हैं कि शिशु के विकास के लिए जो माँ के दूध में लगभग सभी चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन कुछ कमी होने के बाद इन जो तत्वों की बाहर से भी आहार पोषक आहार के माध्यम से देने की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है। तो आपको याद रखना है ये दोनों। पेप्टिक अल्सर में किस आहार की आवश्यकता होती है। पेप्टिक अल्सर में ब्लांड डाइट या फिर नरम आहार, इसी को ब्लांड या फिर इसी को ब्लैंड ऐसे भी लिख सकते हैं। ब्लैंड डाइट, नरम आहार। नरम आहार का मतलब होता है कि जो भोजन पचने में आसान होते हैं, कम फैट वाले या बिना फैट वाले, बिना मसाले वाले, ज़्यादा तले हो ना हो, कच्चे की अपेक्षा पका हुआ खाद्य पदार्थ, इसके अलावा कम फाइबर वाले, इन्हें जो है ब्लैंड डाइट के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो पेप्टिक अल्सर में ब्लैंड डाइट या फिर नरम आहार देने की अनुशंसा की गई है। डॉक्टर इसी को देने के लिए बोलते हैं, इसी को दिया जाता है। 5 देखिए, मास्टर ग्रंथि किसे बोलते हैं। पिट्यूरी ग्रंथि या फिर पीयूष ग्रंथि। और पिट्यूरी या पीयूष ग्रंथि के ठीक ऊपर एक और ग्लैंड होता है, ग्रंथि होती है, जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। एक दिन हमने ग्लैंड के ऊपर क्लास लिया था, उसमें और भी क्वेश्चन होते हैं। जब भी क्लासेज आपको मिलती है, आप देखेंगे सिलेबस, आपके सिलेबस में लगभग हर टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चन लेने की कोशिश होती है। तो ग्लैंड से हमने कई क्वेश्चन कराए थे आपको, और सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम में आने वाले ऐसे क्वेश्चन हैं। तो हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि का या मास्टर ग्लैंड या फिर पिट्यूरी ग्लैंड का नियंत्रण करते हैं कुछ हार्मोन के स्राव के लिए। तो इसीलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोल दिया जाता है। पिट्यूरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है, और हाइपोथैलेमस को पिट्यूरी का मास्टर या फिर पिट्यूरी को ऑलरेडी मास्टर बोलते हैं, तो मास्टर का मास्टर ग्लैंड। चींटी के डंक में होता है मेथेनोइक अम्ल। इसी तरह से मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, अगर आप बता सकते हैं तो जरूर बताइए। चींटी के डंक में कमेंट करके बताइए। बाकी हम क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ेंगे, जहाँ तक हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको अधिक से अधिक और आपकी एग्जाम ओरिएंटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को क्लासेस के माध्यम से ज़रूर मिलती रहें। लेकिन आप सभी को भी एक छोटा सा काम करना होगा कि आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, शेयर भी आप सभी कर दिया करें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाती है। बाकी क्लासेज आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। टेलीग्राम के और प्लेलिस्ट के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए रहते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर और देखिए, मान लीजिए हमने आपको 200-250 क्वेश्चन करा दिया, किसी एक क्वेश्चन में बाय मिस्टेक अगर कुछ बताने में गलती हो गई, सपोज दैट, तो उसके लिए प्लीज़ आप परेशान मत हुआ करिए। हम देख रहे थे कि कुछ लोगों ने उसी चीज़ को हाईलाइट करने की कोशिश की है, यानी ह्यूमन एरर है, हमसे भी गलती हो सकती है, लेकिन उस गलती को हम तुरंत सुधार करते हैं। और अभी तक जितनी आपको क्लासेज मिली है, क्लास 23 के बाद ये क्लास 31 यानी जो वन लाइनर वाली है, टोटल ये 8वीं क्लास है। और 8वीं क्लास में केवल एक क्वेश्चन में मिस्टेक हुई थी, और उसको भी हमने तुरंत करेक्ट कर दिया था। वहीं पर हमने कमेंट भी कर दिया था, पिन कर दिया था उसको, ताकि आपको हाईलाइट होता रहे। और नेक्स्ट क्लास में भी फिर हमने उस क्वेश्चन को शामिल किया था। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन 8, समाज शास्त्र के जनक कॉम्ट। दास कैपिटल किसकी कृति है। मार्क्स की। दास कैपिटल को और क्या बोल सकते हैं, इसका कुछ और भी नाम हो सकता है। कैपिटल यानी पूंजी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, तंत्रिकाएं जो बाह्य उत्तेजनाओं से प्रभावित होती हैं, संवेदी तंत्रिकाएं। वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकार बताए हैं। 4 प्रकार। ये प्रकार आज मैं आपको कई क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ असाइनमेंट के लिए, आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि हम क्वेश्चन आपको दे नहीं पा रहे थे कई बार से, तो लिंक आज क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। तो जितने भी क्वेश्चन हमने आपसे पूछे, आपको सभी के आंसर करना है। ये बताइए आप लोग, वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकार बताए हैं। 4 हो गया, चारों प्रकार बताइए आप सभी कमेंट करके।
भारत में अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित व्यक्तिगत समूहों की संख्या, इसको लेकर के आपको आंकड़े अलग अलग मिल सकते हैं, बट सही आंकड़ा यही है 705। इसी तरह से अनुसूचित जातियों के रूप में अधिसूचित व्यक्तिगत समूहों की संख्या 1241। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना तो कम लग रही, फिर भी आप थोड़ा सा इसको जानते रहिए। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति, जो कुछ भी आपको आंकड़े बताए जाते हैं जनगणना वाले, सभी के सभी 2011 जनगणना के होते हैं, क्योंकि नया वाला जनगणना हुआ नहीं, उसके भी आंकड़े जब तक नहीं आ पाते तब तक पुराने वाले ही आंकड़े हमें पढ़ने होते हैं, क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति थारू जनजाति है, और अगर आपसे यही सबसे बड़ी जनजाति समूह पूछ दे उत्तर प्रदेश का, तो आपको आंसर करना होगा गोंड। याद रखिएगा, ये सबसे बड़ी जनजाति है जो कि तराई क्षेत्रों में निवास करती है, जैसे गोरखपुर जिला हो गया। थारू जनजाति एक त्यौहार मनाते हैं बजहर, जिसमें ये दीपावली पर्व को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, और होली पर्व पर खिचड़ी नृत्य करते हैं, इसको भी आप जानते रहिए। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह भील। विश्व की सबसे पुरानी जनजाति, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, हालांकि बिल्कुल आपके सिलेबस ओरिएंटेड तो नहीं बोल सकते, बट ये चूंकि है जो भी सिलेबस के अंतर्गत, तो थोड़ा सा आपको कुछ फैक्ट आपको पता रहना चाहिए। क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, लेकिन सिलेबस के अंतर्गत ही आपको पढ़ना है, तैयारी करनी है। तो ये जानते रहिए आप, जारवा विश्व की सबसे पुरानी जनजाति। इवन बताते हैं कि पाषाण काल के जो अभी उसमें जिस प्रकार से उस समय के मनुष्य रहते थे, क्रियाकलाप करते थे, उस तरह के क्रियाकलाप ये लोग करते हैं। हृदय के दोनों निलय, ये आपका हृदय हो गया, जो नीचे वाला पार्ट होता है, ये दोनों निलय होते हैं नीचे वाले पार्ट, जो कि ब्लड को पंप करते हैं फाइनली। ठीक है, ब्लड आपका पंप होता है इस प्रकार से। तो हृदय के दोनों निलय या वेंट्रिकल, उसी को वेंट्रिकल बोलते हैं इंग्लिश में, द्वारा प्रति मिनट पंप किए गए रक्त की मात्रा को क्या बोलते हैं? प्रति मिनट पंप किए गए रक्त की मात्रा को, या निष्पादित। ठीक है, वर्ड एग्जाम में चेंज कर सकता है क्वेश्चन में, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। कहीं कहीं पर आपको कार्डियम पढ़ाया गया होगा, तो कार्डियम नहीं होता है, कार्डियक होता है। ठीक है, कार्डियम नहीं कार्डियक होता है। एक देखेंगे कार्डियक अटैक आता है, जो हार्ट अटैक आता है, किस वजह से आता है? तो इसी वजह से आता है, जब ये प्रॉपर जो है रक्त पंप नहीं कर पाता, जब जो रक्त है हमारे मस्तिष्क में प्रॉपर तरीके से पहुंच नहीं पाता है जब मनुष्य के, तो उस स्थिति में मनुष्य को कार्डियक अटैक या फिर हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। इसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। मानव शरीर में कार्डियक आउटपुट की मात्रा लगभग कितनी होती है? 5 लीटर प्रति मिनट या फिर 3 लीटर प्रति वर्ग मीटर। दोनों अलग अलग आंकड़े हैं, आपको इसी तरह से याद रखना है, 5 लीटर प्रति मिनट या फिर 3 लीटर प्रति वर्ग मीटर। कार्डियक आउटपुट कैसे निकालते हैं? जो भी हमने बताया ना 5 लीटर प्रति मिनट, ये कैसे निकालेंगे? तो हृदय की जो गति है उसको स्ट्रोक वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन, ठीक है, जितना पंप हो रहा होता है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम और हृदय गति को आपस में मल्टीप्लाई गुणा करते हैं, तो यहाँ से निकल जाता है कार्डियक आउटपुट, जो कि 5 लीटर प्रति मिनट लगभग आता है। कार्डियक आउटपुट में वृद्धि से क्या दिक्कतें होती हैं? ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। कार्डियक अटैक, जब हृदय से रक्त मस्तिष्क के सभी प्रमुख भागों में नहीं जा पाता है। ठीक है, हार्ट अटैक, सॉरी ये तो हार्ट रिपल्सन हो गया, मतलब कार्डियक अटैक या फिर जो हार्ट अटैक, तो जब मस्तिष्क में रक्त पंप नहीं हो पाता है प्रॉपर तरीके से, उस स्थिति में होता है। साइलेंट किलर किसको बोलते हैं? हाइपरटेंशन, या फिर इसी को हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है, हाई ब्लड प्रेशर या फिर हाइपरटेंशन। लगभग किस आयु में बच्चे अपने मलाशय और मूत्राशय पर नियंत्रण प्रारंभ कर देते हैं? बाल विकास से क्वेश्चन है, तो 2 वर्ष की अवस्था में लगभग अपने मलाशय और मूत्राशय पर नियंत्रण प्रारंभ कर देते हैं बच्चे। रक्तचाप किससे मापते हैं? ब्लड प्रेशर, स्फिग्नोमैनोमीटर से, स्फिग्नोमैनोमीटर से। ईसीजी संबंधित है, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और ईईजी, ये आपका होता है फेफड़े से संबंधित, और ये आपका होता है हृदय से संबंधित। जब आप जाएंगे, जब कोई पेशेंट जाते हैं हॉस्पिटल में जिनको समस्याएं होती है फेफड़े की, तो उनका ईईजी कराने के लिए डॉक्टर बोलते हैं, या फिर अगर हार्ट से कुछ प्रॉब्लम होती है तो उनका ईसीजी कराने के लिए बोला जाता है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसी को अगर हमें सेल्सियस में देखना होगा तो 37 डिग्री सेल्सियस। आप देखेंगे बचपन में डॉक्टर आते थे, बुखार नापते थे, 100 डिग्री बुखार हो गया, एकदम डरा देते थे, लेकिन कभी वो ये नहीं बताते थे कि 100 डिग्री के आगे क्या है, फ़ारेनहाइट है कि सेल्सियस है। हम लोग सोचते थे कि 37 डिग्री
फ़ारेनहाइट के बारे में बहुत कम लोग सुनते थे पहले, तो 37 से 100 हो गया लोग इस प्रकार से, और घबराहट में और बुखार बढ़ जाता था। तो ये दिक्कतें होती थी, जबकि ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर बताना चाहिए था डॉक्टर, जो भी डॉक्टर हो गाँव के या जो भी बताने वाले होते हैं कि फ़ारेनहाइट में है इतना तो आपका होना ही चाहिए। थोड़ा सा अगर बढ़ गया 1 सवा डिग्री तो आपका 100 पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये होता है, तो याद रखना है आपको इसको। 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान वृद्धि पर शरीर में बेसल मेटाबॉलिक रेट या आधारित चयापचय दर में कितनी लगभग वृद्धि हो जाती है? 7%। BMR क्या है? इसका फुल फॉर्म बेसल मेटाबॉलिक रेट, आधारित चयापचय दर। एक निश्चित समयावधि में चयापचय के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को ही क्या कहा जाता है? आधारित चयापचय दर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट कई परिस्थितियों में बढ़ जाता है। हृदय पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, सिलेबस में आपके तो थोड़ा सा आपको ऐसे ही रिलेटेड फैक्ट को पढ़ लेना है अच्छे से, जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसी तरह से SMR है, मानक चयापचय दर या स्टैंडर्ड मेटाबॉलिक रेट। कम आहार सेवन पर चयापचय दर कम हो जाएगा। क्यों? अगर आप कम आहार सेवन करेंगे तो शरीर क्या करेगा? ऊर्जा बचाने की कोशिश करेगा, तो मेटाबॉलिक रेट को डाउन कर देगा। क्लियर है आप सभी को? श्रम हो, तनाव हो, बीमारी हो, मधुमेह हो, इस स्थिति में मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। हृदय गति का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा। और जो ऐच्छिक कार्य होते हैं उनका नियंत्रण, जैसे सूंघना, देखना, इनका नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? सेरिब्रम के द्वारा। एक हमने बताया था आपको सेरिबेलम, शरीर का संतुलन। एक हमने आपको बताया था भूख प्यास, तापमान का नियंत्रण, हाइपोथैलेमस। याद है कि आप लोग भूल जाते हैं क्लासेस देखने के बाद, तो क्लासेस थोड़ा सा आप लोग रिवीजन करते रहिए प्लीज़। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं उनको आप रिवाइज करते रहिए। हमारी क्लासेस बहुत बड़ी नहीं होती हैं, लेकिन कम समय में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन हम करा देते हैं, तो प्लीज़ आप चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। और किसी भी क्वेश्चन में अगर कभी अनजाने में कोई अगर गलती हो जाती है हमसे, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता दिया करिए। हालांकि हमारी पूरी कोशिश होती है 100% एक्यूरेसी के साथ आपको क्वेश्चन कराए, कोई भी क्वेश्चन कभी गलत ना हो, और अधिक से अधिक आप क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ों को बताने, फैक्ट जो है आपको बताने का प्रयास करें। सक्षम वाली पीडीएफ अभी हमने केवल एक ही क्लासेस कराई है आप सभी को। सक्षम वाली पीडीएफ अभी हम 3 से 4 क्लासेस आपको और कराएंगे। KSHM, ठीक है। सक्षम से एक क्लास हुई है, केवल 3-4 क्लासेस आपको और कराएंगे। इसके पहले वाला जो क्लास था वो प्रतिरक्षण के प्रकार और अनुसूची वाला, केवल उसी टॉपिक को हमने फोकस में करके कुछ क्वेश्चन वहाँ पे लिए थे, और उसके भी 10-12 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो वो भी क्वेश्चन हम करा देंगे। पूरा सिलेबस आपका हम कवर कराएंगे। बाकी आपके पास कोई ना कोई बुक, स्टडी मटेरियल आपके पास ज़रूर होना चाहिए, ताकि आप सेल्फ स्टडी भी ज़रूर करते रहिए। ठीक है, कोई कितना भी मेहनत करेगा आपके साथ, या आप खुद से भी करेंगे कहीं से भी किसी के द्वारा, लेकिन कम से कम 20-30% आपका सेल्फ स्टडी जरूर होना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको 100% सफलता मिले। बाकी तो हमारी तो पूरी कोशिश है कि आपके एग्जाम में सिलेक्शन होने भर से भी ज़्यादा आपको स्कोर, यानी उतने क्वेश्चन आपको हमारे क्लासेस से मिल जाएँ। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। बाकी आपके एग्जाम डेट को लेकर के हमने एक एक्सपेक्टेड कुछ जानकारी इसके पहले वाले वीडियो के माध्यम से बताई। अगर आपने ना देखा हो तो आप वो वीडियो जाकर के देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। और एग्ज़ाम जब भी हो, बस आपकी तैयारी अच्छी हो रहनी चाहिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल हो किसी भी क्वेश्चन को लेकर के, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक और शेयर आप सभी जरूर कर दिया करें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगे की जो भी क्लासेज अपलोड करें आप सभी को मिलती रहें। धन्यवाद।